साथियों नमस्कार। आज चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास में। हमारे इतिहास ने समय समय पर बड़े मोड़ लिए हैं। भारत का इतिहास बड़ा ही विचित्र इतिहास रहा है। जैसे कि भारत में महाभारत काल के बाद जो सभ्यता यहाँ विकसित हुई, सिंधु घाटी सभ्यता, और फिर वो समाप्त भी हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता महाभारत कालीन सभ्यता ही थी। अभी वो स्पष्ट नहीं है। बहुत से जो पश्चिमी देशों के इतिहासकार हैं वो इस सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में उन बातों को नहीं मानते जो हमारे भारतीय इतिहासकार मानते हैं, जबकि उसकी प्रमाणिक बहुत सी खोजें ऐसी अब हो चुकी हैं जिनसे ये पता लग सकता है कि ये वास्तव में महाभारत कालीन सभ्यता थी। अभी हाल ही में बागपत के पास जो एक नरकंकाल मिला, वो नरकंकाल 5000 वर्ष पुराना एक सैनिक का नरकंकाल था, जिससे ये सिद्ध होता है कि 5000 वर्ष पहले जब यहाँ सैनिक वेशभूषा में लोग थे तो उस समय कोई सभ्यता यहाँ जरूर विकसित होगी। और जब वो सभ्यता विकसित होगी तो फिर ये भी हम कह सकते हैं कि वो सभ्यता कोई और नहीं, वो केवल महाभारत कालीन सभ्यता ही थी। क्योंकि महाभारत के बाद में ऋग्वैदिक काल हमारा आता है और वेदों के अनुसार ही लोग कार्य करते थे। क्योंकि महाभारत के बाद जो वेद व्यास थे उन्होंने इन वेदों को ही छोड़ा था। हमारा बहुत कुछ संस्कृति का अंश महाभारत के युद्ध में समाप्त हो गया था। और महाभारत के युद्ध का जो एक प्रमाण हमें अभिलेख के रूप में मिलता है वो ऐहोल अभिलेख है। ऐहोल अभिलेख पर महाभारत युद्ध की तिथि भी अंकित है। ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति द्वारा रचित है और हम उसे एक प्रमाणिक एविडेंस के रूप में मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो भी ऋग्वैदिक पीरियड में और उत्तर वैदिक पीरियड में जो भी कार्य हुए, क्योंकि उत्तर वैदिक पीरियड में यहाँ जैन और बौद्ध ग्रंथ हमारे यहाँ बने। दोनों ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म का काल था और उन्होंने लगभग 1000 वर्ष अपने धर्म का यहाँ प्रचार प्रसार किया। उसके बाद फिर अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जबकि उससे पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये जो मौर्य कालीन सम्राट थे इनमें अशोक बौद्ध को ज़्यादा मानते थे और चंद्रगुप्त मौर्य जैन को ज़्यादा मानते थे। इसीलिए चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय श्रवणबेला की जो पहाड़ी थी वहाँ पर जो एक सांस रोक कर जो एक विधि है प्राण त्यागने की, वो उसने अपनाई। इसका प्रमाण जैन ग्रंथों में मिलता है। इसके बाद यहाँ पर हमारी संस्कृति पर कुछ विदेशी हूण आक्रांता आए। उन्होंने बौद्ध विहारों को नष्ट किया और फिर गुप्त पीरियड यहाँ पर आया। गुप्त पीरियड में भारत एक उन्नति के रास्ते पर था और गुप्त पीरियड के बाद में फिर भारत अवनति की ओर चल पड़ा, क्योंकि यहाँ पर अरब आए, तुर्क आए, सल्तनत पीरियड रहा, फिर मुग़ल पीरियड रहा। लगभग 800 साल 1000 साल का जो समय था वो भारत का ऐसा समय था जिसने भारत की संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचाया। और हमारे यहाँ लोगों का चिंतन इतना गिर गया कि वे लोग अपने इतिहास को ही भूल गए। हद तो तब होगी कि जब यहाँ ब्रिटिशर्स इतिहासकारों ने आकर ये बतलाया कि तुम्हारे यहाँ अशोक नाम का कोई राजा था, तुम्हारे यहाँ नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करता था। क्योंकि स्पूनर ने नालंदा की खुदाई कराई, जिसकी जानकारी चीनी ग्रंथों से हमें मिली और उसी से हमें ये पता लगा कि यहाँ ह्वेनसांग और फाहियान जैसे लोग यहाँ पर आए थे। उनकी जो यात्रा संबंधी जानकारी थी
चीन के लिटरेचर से हमें मिली। उसके बाद में यहाँ स्मिथ जैसे विद्वानों ने अशोक के नाम को पढ़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ही ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें अपने इतिहास को याद दिलाने का कार्य किया, जबकि भारत के किसी भी व्यक्ति का कोई नाम नहीं आता, क्योंकि भारत के लोग इतने पिछड़ चुके थे, वे उस स्थिति में जा चुके थे कि वो केवल अपनी रोटी और अपने जीवन को ही देखते थे। उन्हें भारत के अतीत का कोई भी उन्हें ज्ञान नहीं था, क्योंकि उनके पास शिक्षा का अभाव था। हमारे देश में कैसी विडम्बना है कि शिक्षा के लिए, भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 में की कि भारतीयों को शिक्षित किया जाएगा। ये हालत थी हमारे यहाँ। अब 1813 से आप देखिए कि अभी भारत को केवल 200-250 साल ही हुए हैं और हमारी शिक्षा अभी भी उस अवस्था में नहीं है जो होनी चाहिए। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियाँ तो बहुत हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली काम नहीं कर रही। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन उसमें अध्यापक नहीं है, उसमें प्रोफेसर नहीं है। हमारे यहाँ बीमारियाँ हैं, लेकिन उतने उपलब्ध डॉक्टर नहीं हैं। हमारे यहाँ जितनी बीमारियाँ हैं उतनी उपलब्ध दवा बनाने वाली कंपनी नहीं है। हमें अपनी दवाओं को बहुत बाहर से मंगवाना पड़ता है, जबकि कुछ दवाएं हम निर्यात भी करते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन जो कारगर दवाएं हैं और अच्छे जैसे कैंसर जैसे रोगों के लिए दवाएं बाहर से ही हमें मंगवानी पड़ती हैं। आज भी भारत की ये दशा है। उसके बाद हमारे यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रहे, 190 साल अंग्रेज़ों ने शासन किया, तो उन्होंने भारत के इतिहास में भी कुछ रुचि दिखाई। जॉन मार्शल जैसे लोगों ने यहाँ पर रुचि दिखाई और एएसआई का गठन किया। एएसआई के वो पहले व्यक्ति थे जो एएसआई के नेतृत्व में उन्होंने कार्य किया और सिंधु घाटी जैसी सभ्यता को जन्म दिया। सिंधु घाटी सभ्यता आने से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। भारत में ऐसी कोई सभ्यता है? भारत की संस्कृति को प्राचीन संस्कृति माना जाता था, लेकिन भारत की प्राचीन संस्कृति के साथ साथ जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ और वो रिसर्च में आई, तो लोग फिर भारतीय संस्कृति के विषय में सोचने पर मजबूर हो गए और लोगों ने इस पर ध्यान दिया। अमेरिका की नासा जैसी एजेंसी ने हमारे यहाँ के वेदों को संस्कृत से इंग्लिश में डब कराकर उनका अध्ययन किया। आज भी बहुत से साइंटिस्ट उसकी स्टडी करते हैं और अपने रिसर्च में उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारे जो वेद थे वो सभी साइंटिफिक थे। हालांकि कुछ त्रुटि उनमें आज के वेदों में कुछ बातें सही नहीं लिखी हुई, क्योंकि अनुवाद करते वक्त कुछ त्रुटियां रह गई हैं, क्योंकि हमारे जो ओरिजिनल लिटरेचर था वो नालंदा विश्वविद्यालय में जल चुका था, क्योंकि वहाँ लाइब्रेरी में 9 मंजिला लाइब्रेरी थी, उसमें 6 महीने तक आग जली थी, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने उसे डैमेज कर दिया था और उसमें बहुत भारतीय लिटरेचर जल गया था। हमारे जो उपनिषद हैं 108 हैं, लेकिन 10 या 11 उपनिषद ही इस समय वर्तमान में उपलब्ध हैं। बाकी के जो उपनिषद हैं वो उपलब्ध ही नहीं हैं। तो वो उपनिषद कहाँ गए? वो भारतीय धरोहर थी जो आज तक पता नहीं है। वो जल गए, खो गए। इस तरह से हमारी संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचा। हमारी जो संस्कृति है ये पूरी फुली टेक्निकली है और इसे साइंटिफिक तरीके से भी पढ़ा और समझा जा सकता है, ये बात ठीक है। और जिस व्यक्ति के मन में ये डाउट हो वो व्यक्ति मेरे से इस बात को स्पष्ट कर सकता है, क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम का भी व्यक्ति हूँ और हिस्ट्री का भी। मैंने इन दोनों को देखा है, परखा है, समय दिया है, तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये जो पढ़ाया जाता है इतिहास में, पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, ऐसा कोई काल था ही नहीं और ये केवल तुम लोगों को भ्रमित करने के लिए पढ़ाया जाता है। तो जब हमारे यहाँ ये चीज़ें मिल चुकी और 5000 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ ये प्रमाण मिल चुके कि सैनिक पद्धति थी, सैनिक की लंबाई भी 8 फीट थी, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई संस्कृति अवश्य थी। और उस समय जो भी व्यवस्था थी
वो वेदों के अनुसार थी। इसके प्रमाण हमारे पास हैं, तो हमें किसी दूसरे से समझने की ज़रूरत ही नहीं कि ये क्या है। ऐसे ही हमारे भारतीय इतिहास में जो जानकारी राजाओं के विषय में मिलती है, किसी राजा को शूद्र माना जाता है, किसी राजा को क्षत्रिय माना जाता है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, कुछ इतिहासकार उसे क्षत्रिय मानते हैं, कुछ इतिहासकार उसे शूद्र मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो केवल मौर्य उसका नाम उसकी माँ के नाम की वजह से पड़ा, जबकि सबसे अधिक मत इस बात का है कि जो क्षत्रिय वंश था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे, उनको मार दिया गया था और उनके झंडे पर मोर का निशान था, जिसकी वजह से मौर्य नाम पड़ा। इस मत को सबसे अधिक बल मिलता है। इसका प्रमाण कई ग्रंथों में मिलता है। जैन ग्रंथों में इसका प्रमाण मिलता है और जैन ग्रंथ इस बात की ज़्यादा पुष्टि करते हैं। ऐसे ही गुप्त पीरियड के विषय में ये समझा जाता है कि गुप्त पीरियड श्रेष्ठ क्यों था, क्योंकि उसमें विद्वान व्यक्ति रहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुप्त पीरियड में ही विद्वान व्यक्ति थे, उससे पहले विद्वान व्यक्ति नहीं थे। उससे पहले भी बहुत विद्वान व्यक्ति यहाँ हुए हैं, उनके प्रमाण हैं और उन्होंने अपने साहित्य को काफ़ी बढ़ाया है, उनमें वृद्धि की है। बौद्ध साहित्य में गति मिली, अगर मिली तो वो मौर्य काल में ही मिली। मौर्य काल में बौद्ध धर्म को बहुत आगे तक बढ़ाया गया, उसका प्रचार प्रसार किया गया। हालांकि बाद में पुष्यमित्र शुंग जैसे राजा हुए, उन्होंने बौद्ध विहारों को तोड़वाया, क्योंकि वो हिंदू धर्म को बढ़ाना चाहते थे। वो बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म के विरोध के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से हमारे हिंदू धर्म की गति अवरुद्ध हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म कर्म को प्रधानता दी है। बौद्ध धर्म कोई हिंदू धर्म से अलग नहीं है। बस इस बात को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। इसके बाद ब्रिटिशर्स यहाँ स्टडी करते हैं, वो भी इंडिया को देखते हैं। औरंगजेब जैसे व्यक्ति ने यहाँ इंडिया में रहकर अजंता एलोरा की गुफाओं को देखा। यहाँ की जो एक कला थी, उससे वो इतना प्रभावित हुआ कि वो औरंगजेब जैसा शासक कहता था कि यदि हिंदुस्तान को देखना है तो एलोरा को देखो जाकर, क्योंकि एलोरा के कैलाश मंदिर को उसने डैमेज करने की खूब सोची, कारीगरों को भेजा, लेकिन वे उसे तोड़ नहीं पाए। तो बोले ये भारत है। तो ये हमारा इतिहास कहता है। अब हम थोड़ा सा प्रकाश अपने आधुनिक इतिहास पर डालते हैं। जब देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे भारत की करेंसी डॉलर से 4 गुना थी। 1 रुपये इक्वल 4 डॉलर जब हमें सत्ता मिली। लेकिन सत्ता भोगते भोगते हमें 75 वर्ष हो गए और आज 75 पार डॉलर हो गया। हमारी जो करेंसी है वो अवमूल्यन की ओर क्यों गई? हमारी व्यवस्था में कमी थी, इसलिए हम दुनिया में पिछड़े। क्यों? क्योंकि हमारी व्यवस्था ठीक नहीं थी। हमारी व्यवस्था ऐसे हाथों में गई कि उन्होंने उसका सही तरह से पालन नहीं किया और लोग भ्रष्ट होते चले गए। भ्रष्टाचार की जड़ें, जातिवाद की जड़ें इतनी बढ़ती चली गई कि देश अवमूल्यन की ओर उसकी मुद्रा होती चली गई। ये सत्य है। ये 75 वर्ष देश आज़ादी होने के बाद का इतिहास है। आगामी समय में बच्चे ये पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों ने इतना नुकसान नहीं किया,
जितना कि भारत के लोगों ने आज़ादी लेकर स्वयं में कर लिया। यदि हमने अपने आप को नहीं बदला, और जिसे बदलने की ज़रूरत है वो है सबसे बड़ा आज का जातिवाद। यदि हम इसको बदल देंगे, जातिवाद से मुक्त इस भारत को बना देंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी और देश दुनिया में चल पड़ेगा। तब हम कह सकते हैं कि भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। और यदि हम ऐसे ही रहेंगे तो फिर दूसरे देश हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे और हम उन देशों में पिछड़ जाएंगे और देश पर जो बढ़ा हुआ आर्थिक ऋण है वो बढ़ता चला जाएगा। ये सच्चाई है। तो सत्य की ओर ध्यान दें, काम करें, कार्य करें, नैतिक और ईमानदारी से करें और भारत को आगे बढ़ाएं। भारत को विकसित करने में आपका यही एक संपूर्ण सहयोग होगा। जो लोग राष्ट्रवादी विचारों के होते हैं, राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित होकर वो राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं, उनके ही देश विकसित होते हैं। और जो लोग राष्ट्रवादी विचारों के नहीं होते, उनका देश कभी भी आगे विकसित क्या, वो विकासशील भी नहीं रह पाता। वे लोग ये समझो कि एक पाकिस्तान जैसे देश में रह रहे हैं, पता नहीं आर्थिक मंदी उनकी कब कमर तोड़ दे। ये अंतर है। तो मैं समस्त प्रतियोगी छात्रों से अपील करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों को भेजें। जो भी नवयुवक या संगठन के पदाधिकारी या संगठन के लोग, भारत के लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रेषित करें, जिससे कि उन्हें अपने इतिहास का ज्ञान हो और वे फिर उस सोच और समझ के साथ कार्य करें और भारत को, देश को जाति मुक्त भारत बनाएं। और जाति मुक्त भारत अगर होगा तो भारत विकसित भारत होगा। भारत माता की जय।